अ, नमस्कार साथियों। अ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से, जिनको अ, हम बहुत प्यार और गौरव के साथ वो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज मैं पद्म भूषण श्री अनिल जोशी जी से अ, बात करने वाला हूँ, और ये मेरे लिए और सीएमएस वातावरण के लिए भी एक बहुत गौरव का क्षण है। अ, वैसे मुझे पता है कि आप सर जोशी सर के लिए जानते हैं कि वो क्या हैं और क्या कर रहे हैं, फिर भी ये एक कार्यक्रम के तहत मुझे ये उनके बारे में आपको फिर से बताना पड़ेगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो आप जैसा जानते हैं कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। वो भारत के मूर्धन्य ग्रीन एक्टिविस्ट जिसको कहते हैं पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं, और जिन्होंने हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को, जो कि देहरादून स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रकृति के विभिन्न आयामों पे काम करती है, उसको उन्होंने उनके फाउंडर भी हैं। और अ, अ, क्या डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को डिफरेंट बनाती है, वो है कि वो पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पे काम तो करते हैं, साथ में वो एक जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है और एक कैसे इंक्लूसिव इकोनॉमी है और इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए, इस पे भी उनका बहुत गहरा अध्ययन है और काम है। और आपको पता ही है कि जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, ये जो शब्द है, ये जो इकोलॉजिकल ग्रोथ का जो मापदंड है, ये पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का ही क्रिएट किया हुआ है। और आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि इस ग्रोथ मेजरमेंट का जो ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, जिसको उत्तराखंड सरकार ने 5 जून 2021 से अपनाने की बात भी की है। तो और इसके कारण उनको पूरी दुनिया से अनेक प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनको वीक मैगजीन ने सन 2003 में मैन ऑफ द ईयर भी सुना था। उसके बाद उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो अशोका फेलो भी हैं। उन्हें सन 2006 में उन पद्मश्री भी दिया गया था। और फिर से उनके कंट्रीब्यूशन को देखते, उनके पर्यावरण के मुद्दे पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे उनके काम को देखते हुए फिर से भारत सरकार उन्हें सन 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं आज उनसे मुखातिब हूँ। मैं उनका जो जीवन है वो अपने आप में ही एक गाथा है, एक परिचय है। तो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने इस बिज़ी शेड्यूल में समय निकाला और हमारे साथ शामिल हुए। अ, तो इससे पहले कि मैं आपके कार्यों के बारे में सर आप चर्चा करूँ, मैं जानना चाहूँगा शुरुआत से, जहाँ तक मुझे मालूम है सर कि आपने अपने जीवन की शुरुआत एक स्कूल के शिक्षक के रूप में की थी। तो सर वो शुरुआत कैसे हुई, और फिर वो क्या परिस्थिति थी या वो क्या बातें थी जिससे आपने हेस्को के को स्थापित करने की सोची? पहले तो सब जितने मित्र हैं मुझे से जुड़े हुए और सीएमएस वातावरण से जुड़े हुए, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उनसे मुखातिब होने का ये अवसर दिया है। अ, मैं एक छोटे से अ, एक ऐसे गाँव जो बदल रहा था शहरों की तरफ, वहाँ जी। पैदा हुआ और मैं क्योंकि गाँव से पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा शायद यही थी और मैं हमेशा ये भी सोचता हूँ कि सबसे बड़ी शिक्षा और सब जो प्रकृति देती है, परिस्थितियाँ देती हैं, वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और मैं बार-बार अपने साथियों से भी कहता हूँ कि जी। आप वंचित हो, आप कष्टों में रहो, वही आपको सिखाएगा सुखों ने और कभी आपको कभी कुछ दिया नहीं, कभी नहीं सिखाया। तो मेरा जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ था जी। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से था और आर्थिक संकट जो हर इस तरह के परिवारों के बीच में था, उसका मैं भी एक जी। हिस्सा था। अ, शुरुआती शिक्षा कोटद्वार जगह में हुई थी जी। और यहाँ एक ऐसा छोटा-सा कस्बा जो शहर बनने के ललायक था,
उसमें से जी सर। कोटद्वार का नाम था। जी और सर। यहीं पे धीरे-धीरे शिक्षा प्राप्त करते हुए मैंने एमएससी और की, और उसी महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं लेक्चरर हो गया। जी। मेरे मन में हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा शुरुआती दौर से, कि पहाड़ कहीं पहाड़ी समझ जी। हमारी अभी तक वो नहीं बनी है जो होनी चाहिए थी, इसलिए पहाड़ को जो सम्मान मिलना चाहिए देश जी। दुनिया में। और धीरे-धीरे मेरी समझ में फिर और देश के गाँव भी आने लगे, कि इस देश के गाँव को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जो वो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता, और उन्हीं जी। के दमखम पर सब कुछ फलता-फूलता है। बिल्कुल आप सही कहा। किसी भी रूप में देख लें आप, कि ये देश अगर पनप रहा हो, तो 2 हिस्से हैं, आर्थिकी का, जी। जिसका संसाधन गाँव से चलते हैं, जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हवा, मिट्टी, जंगल, पानी देख लें, तो वही गाँव से होता है, नदियाँ गाँव में ही बनती हैं, और पहाड़, हिमालय तो शायद इसके लिए जाना ही जाता है दुनिया में, कि जो हवा, मिट्टी के सवाल और इसी से पेट पानी के सवाल हैं। जी। तो ये सब देखता था, तो ये पीड़ा लगती थी कि जो सम्मान मिलना चाहिए, एक्नॉलेज जो होना चाहिए। क्योंकि जी। जब कभी बड़े-बड़े शहरों की बात होती है, जी। जब कभी दुनिया के लोग देश के प्रति चर्चा करते हैं, जी। तो मुंबई, दिल्ली ये आते हैं, लेकिन मेरे छोटे गाँव या जी। देश के गाँव कभी भी उस पर्दे में नहीं आते जो हम दुनिया को हुँ, हुँ। दिखाना चाहते हैं। जी। तो इसलिए ये पीड़ा थी, और मैं जी। समझता हूँ मित्र कि ये पैशन नहीं था, मैंने जीवन में जो काम किया, ये कंपैशन था, क्योंकि मैं जी। हिस्सा था जी। उसका। जी। और जब कंपैशन होता है, तो सोच की दिशा बदल जाती है, जी, और बिल्कुल शैली भी सही। बदल जाती है। जी। तो इसलिए मैं समझा कि पहाड़ में रहा, हिमालय में रहा, तो पहली शिक्षा तो प्रकृति और पर्यावरण की ही होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ ये शिक्षा मेरी अलग अनोखी थी, जो किताबी नहीं थी। बिल्कुल। और इसे समझ, क्योंकि बात साफ है, आपके बचपन के खेल भी जब जी। जंगलों पे हों, आपकी नदियों से जुड़े हों, नहरों से जुड़े हों, तो पहले जी। तो आप मिट्टी को समझते हैं, नदियों जी। को समझते हैं, वनों को समझते हैं, और वही जी। आपके मन के अंदर होता है। और जी। घटते जंगल, सूखती नदियाँ, जो पहले नहीं थी और अब हुई, तो वो सबसे बड़ी चुनौती भी लगती थी। और इसीलिए धीरे-धीरे प्रकृति और पारिस्थितिकी के साथ चला गया, और फिर ये भी हुआ कि गाँव के और पहाड़ के लोग अपने तमाम तरह के संसाधनों से इसलिए वंचित हैं, कि कभी भी हमने विज्ञान को ग्रामोन्मुखी नहीं बनाया। और जो जी। उन्होंने भी विज्ञान को अपनाया, बड़े-बड़े खरबपति, अरबपति, उद्योगपति, विज्ञान एक तरफ़ा रहा, उनके लिए रहा। जी। पर जो ज़मीन से जुड़े थे, जिन्होंने पहला उत्पाद दुनिया और देश का गाँव से ही होता है, जी, बिल्कुल। और वो इस नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाए, तो फिर एक हिस्सा ये भी बन गया कि उनको अगर एम्पावर करेंगे गाँव को, जी। तो जी। संसाधन भी बढ़ेंगे और वो अपना बेहतर लाभ भी करेंगे। तो ऐसे मिले-जुल करके जी। आगे बढ़े। सर, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपका जो काम है वो आपके व्यक्तित्व से भी दिखता है। वो पहाड़ों की जो विशालता है, उसकी सादगी के साथ जो उसकी विशालता है, वो आपके चेहरे पे भी दिखती है, आपके वेशभूषा पे भी दिखती है। जिस तरह से आपने अ, बिना किसी लाग लपेट के एक जो सादगीपूर्ण जो वेशभूषा बनाई, वो आपकी महानता और आपकी मजबूती को दिखाता है, कहीं न कहीं जो आप काम करते हैं। सर, एक-एक करके मैं आपके कुछ जो काम है जिसके जिसके लिए आपको जाना जाता है, जो अपने आप में अनोखे हैं, मैं उस पे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंटल प्रोडक्ट, ये जो आपने जो ये जो शब्द लाया, कॉइन किया और बाद में जिसको पिछले साल उत्तराखंड की सरकार ने भी अपनाया, ये किस तरह हुआ सर? वो क्या चीज़ थी, क्या देखिए, प्रोसेस था हाँ, और इसकी क्यों ज़रूरत बिल्कुल। आपको लगी सर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अभी दुनिया एक ही तरफ पागल होती है। हम जी। इकोनॉमी मैनिएक हो गए हैं। पैसा, जी। आर्थिकी बेहतर होनी चाहिए। और आप जी। देखिए, किसी भी सरकार
में तोते की तरह एक ही शब्द रटा जाता है, जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये जीडीपी एक ऐसी चीज़ हो गई जो हवा भी चलाती है और बिगाड़ती भी है। जी, तो जब ये था कि अब सवाल ये पैदा हुआ कि यही जीडीपी की बढ़ती ग्रोथ जब जी, एक तरफ वायु प्रदूषण का कारण भी बन रही है, नदियों जी, के सूखने का कारण भी बन रही, जंगल के घटने का भी, तो एक बड़ा ये महत्वपूर्ण बन जाता है ये समझना कि आखिर जीवन के जो बड़े जिससे जीवन बनता है, जिससे जी, सांस, पानी ये हमारे जीवन के कारक हैं, जी, इनके प्रति कोई चिंता नहीं है और जीडीपी कभी भी इस तरह की बात अपने में नहीं समेटे हुए है कि जो ये भी बता सके कि अगर ये तो इकोनॉमी है, आर्थिकी है, हम यहाँ खड़े हैं और उस इकोनॉमी का मतलब है बेहतर जीवन, विलासिता, लग्ज़री वो जी, ज़्यादा बिल्कुल। दर्शाता है, जी, जीडीपी के तमाम तरह के प्रोडक्ट। लेकिन जी, वही तो सब जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जी, उनके बारे में कोई भी सूचक नहीं है। क्योंकि बिल्कुल एक सर। बड़ा मखौल बड़ा रिडिकुलस है ये बात कि एक तरफ देखिए, जब वायु प्रदूषण होता है, वो जी, जीडीपी में नहीं आता, कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन उसके बदले में जब दवाइयाँ खानी पड़ती हैं हुँ, और हम हुँ। बीमार होके अस्पताल जाते हैं, तो वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बदले में जब आपके ये जो अ, आपके वायु प्रदूषण के लिए अब एक नया एयर प्यूरीफायर आगे बहुत बड़ा बिज़नेस होने जा रहा है। ये एयर जी सर, प्यूरीफायर भी जीडीपी में आ गया। जी सर। पानी खत्म हो रहा था, नदियाँ सूख रही थी, वो जीडीपी में नहीं आया। कम पानी हुआ तो बीमार पड़े पानी के कारण, वो जीडीपी में नहीं आया। लेकिन जब दवाइयाँ चली और अस्पताल गए और वाटर प्यूरीफायर आए, वाटर बॉटल का बिज़नेस आ गया, ये सब जीडीपी में दिखाई देता है। तो ये एक तरह की मज़ाक है कि जीवन से जुड़े हुए उस हिस्से को आपके जीडीपी में क्यों नहीं आना चाहिए? उसको आना जी, चाहिए था और वो नहीं आया। तो जी, इसलिए एक विचार आया कि हमको एक और सूचक के बारे में सोचना चाहिए। हमने जानबूझ के जीईपी रखा क्योंकि जी, जीडीपी की दुनिया में चर्चा है, तो डी जी, हटा के ई कर दिया। इसलिए भी कर दिया जी, कि ताकि वो कैची भी हो एक जी, और कहीं ये तुलना लोग करने लगे कि ये जीडीपी के साथ जीपी की क्या बात हो रही है। सोचे समझे जिज्ञासा बढ़े। जी, हमने कहा 4 पिलर होने चाहिए ग्रोथ के इसके अलावा। जी, जी, जीडीपी तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर है। जी, जी, इकोलॉजिकल ग्रोथ आपका इकोसिस्टम ने कितनी ग्रोथ की एक गिवन ईयर में। जिस ईयर में आप दावा कर रहे हैं कि इतनी इकोनॉमी, इतनी इंडस्ट्रीज, इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ या आपकी सर्विसेज दी, इंडस्ट्रीज आई। इकोलॉजी में बताइए कितने जंगल बढ़ाए, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना पानी जोड़ा वर्षा का जो चला जा रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी, कितनी एयर आपने इंप्रूव की, बेहतर की, कितनी पीएम वैल्यूज आप डाउन लिया है उसकी ग्रोथ और कितनी सॉइल आपने इनरिच की जो जी, कि केमिकली फेड इन्फेस्टेड हो गई। इन जी, चारों को मिलाकर हमने कहा एक ग्रोथ मेजर होना चाहिए। और जी, जब जीडीपी की बात करो, जीडीपी पर तो भाई मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में पड़ती है। पर जीपी तो सबको चाहिए, किसको पानी नहीं चाहिए? बिल कौन-सा पेड़ कहता है कि मुझे जी, एक्स को हवा देनी है और पाकिस्तान को नहीं देनी, इंडिया को नहीं देनी? हुँ, या हुँ, कौन-सी नदी कहेगी कि मैं इसको नहीं दूँगी और उसको दूँगी? तो जी, इसलिए जीईपी सबकी है, जीडीपी कुछों की है। तो हम एक ऐसे सूचक की चिंता क्यों ना करें कि जो जी, सबका हो और जीवन बचाने को लेके हो? जी, जी, इसलिए जीईपी की शुरुआत हुई। जी सर। अ, आपने सर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को जो उस हिमालयन रीजन में न कहें पूरे भारतवर्ष और दुनिया में आपके जो किए गए हुँ, प्रयास हैं उनकी चर्चा हो रही है और जिसमें सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो होती है घरतों की और आपने उसको फिर से पुनर्जीवित किया। तो ये घरतों को पुनर्जीवित करने का ये आइडिया क्यों आया सर और किस तरह से उसको क्रियान्वित किया आपने? क्योंकि देखा जाए तो घरत बहुत छोटी-सी चीज़ है जो जो विलुप्त हो रही है, लेकिन साथ-साथ उसकी ताकत बहुत है। तो वो किस तरह से आपने वापस उसको रिवाइव करने के लिए सोचा और कैसे किया सर? देखिए एक बात हम सबको समझनी चाहिए, अब किसी अंग्रेज ने कहा था तो हम उसको रिपीट करते हैं कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। मैं उसको इस रूप में कहता हूँ कि सच बात ये है कि हम बड़े-बड़े प्रयोगों को करना चाहते हैं, बड़े-बड़े बाँधों को भी बनाना चाहते हैं।
रॉकेट भी लगाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, विज्ञान का एक बड़ा फल तैयार करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर गांव जिससे जुड़े हैं, आप घराट दूसरी शताब्दी का सबसे बेहतर नमूना है सबके लिए सीखने का। जी, दूसरी शताब्दी में वाटर मिल घराट इसको हिंदी में कहते हैं, गांव के लोग अपने पानी की छोटी स्ट्रीम से एक वुडन टरबाइन को चला के और उसमें पत्थर जोड़ के अपनी पिसाई करते रहे। हम्म, सेकंड सेंचुरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब 3 फीचर समझिए, दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां वाटर मिल न हो, घराट ना हो। अब आप हम्म, आश्चर्य करिए, जब आज भी कम्युनिकेशन और सड़कें नहीं हो, तो ये हम्म, टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में कैसे चली गई? ये बड़ा हम्म, आश्चर्य का विषय है और ज्यादा जी, अंतर नहीं है टेक्नोलॉजी। जी, एक नंबर 2, ये दूसरी शताब्दी में जिस रफ्तार से चल रही थी जी, और आज जबकि हम 2022 21वीं सदी में चल रहे हैं, ये जी, आज भी जिंदा है। इसका जी, मतलब क्या है? ये इतना सक्सेसफुल प्रो कम्युनिटी, प्रो नेचर टेक्नोलॉजी रही। ये दूसरा बड़ा एंगल है उसका। और तीसरी बड़ी बात, कि विज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे मुट्ठी भर लोग ही चला पाए या जिसके लिए आपको बड़ा साजो सामान तैयार करना पड़े। हर गांव का आदमी, हर घर का आदमी जब उस विज्ञान को लेकर चलता है, वही एक सत्य में बड़ा प्रसाद है विज्ञान का, जो सब पे बढ़ता है। घराट ऐसी ही चीज थी दूसरी शताब्दी से आज तक। आज भी बहुत सी घराट ऐसे हैं जिस तक हम भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब जी, हमने ये देखा कि दिक्कत क्या आनी शुरू हुई थी, कि जहां जहां वाटर मिल घराट लगे थे, वहां डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन चलने शुरू हो गए। तो जी, घराटी जो पानी से पिसाई होती थी उसके तो चोट पहुंची पहुंची, पर दूसरी बड़ी बात ये होगी कि बाट जो बार्टर इकोनॉमी थी, जो काइन में चलती थी, वो जी, पैसों में आ गई। तो एक जो जी, व्यवस्था पर चोट पहुंचती है, वो बड़ी कष्टकारी थी। जी, दूसरी बात यह है कि जब आप घराट बंद हो जाने शुरू हुए, तो वो पानी पर भी आप बेपरवाह उस पानी के प्रति भी हो जाते हैं। जिसको जोड़ने का काम घराटी करता था, वो पानी से भी जुड़ा था। तो आपने खाली घराट नहीं छोड़े, पानी का एक रिश्ता भी गांव के साथ खत्म कर दिया। जी, और तीसरी बड़ी बात थी कि इसलिए खत्म होने चले जा रहे थे कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस ने जी, वाटर मिल का नया अवतार पैदा नहीं किया। हम्म, हमने फिर कोशिश की कि हमने बड़ी-बड़ी एजेंसी जो टेक्नोलॉजी की गए उनके पास, पर दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी जब टरबाइन उस टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करने की कोशिश की, वो भी ज़्यादा नहीं चली। तो उसके 3 कारण थे। एक, अफोर्डेबल नहीं थी, बहुत कीमती थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि अगर कोई टूट-फूट हो जाए, तो आप दिल्ली, मुंबई से पहले उसे ठीक नहीं करा सकते। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्किल मैचिंग नहीं थी। मतलब गाँव को समझना चाहिए, जिस व्यक्ति को साइकिल चलानी ना आती हो, उसके हाथ में मोटरसाइकिल पकड़ा दोगे तो वो क्या करेगा? एक्सीडेंट ही करेगा। यही बात हमारे ज़हन में बैठी, फिर हमने इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक जैसे घराट की टरबाइन होती थी सदियों स पुरानी, वैसे ही हमने एमएस स्टील की टरबाइन बनानी शुरू की और हमने इस पर भी ज़्यादा जोर नहीं लगाया कि वेरी एफिशिएंट, क्योंकि वेरी एफिशिएंट शब्द को स्किल से मैच नहीं करता। जिससे हमारा आज काम चले, जिससे दुगनी-तिगनी पिसाई का रेट बढ़ जाए, जो डीज़ल और इलेक्ट्रिकल इंजन इसलिए ज़्यादा चल रहे थे क्योंकि एक घराटी को 5 किलो, 10 किलो गेहूँ पिसाने के लिए 3-4 घंटे जाना पड़ता था। वो घट के 1 घंटे में पहुँच गया। और धीरे-धीरे वाटर मिल देश दुनिया में हमने जो किया वो फैलनी शुरू हो गई। और ये आज दूसरा बड़ा पहलू कि जब घराटी उसको कहा जाता था कि जिसका गाँव में कोई भी नहीं काम था, लाटा जिसे कहते हैं, उसको जाते जा घराट में बैठ जा, लोग आएँगे पिसाने के लिए तो पिसाई कर लेना। आज सीन बदल गया है। आज घराटी अपने को बड़ा रिस्पेक्टफुल मानता है और एक इज्जत है उसकी, एक छोटा कारखाना है उसका जो पिसाई करता है। बड़ी-बड़ी फ्लोर मिल होंगी कहीं और, लेकिन गाँव का उद्योगपति है वो, एक छोटा उद्योग चलाता है। सम्मान आया और सबका सामूहिक रूप से उसने भला किया। जी। तो जैसे आपने घराटों को रिवाइव किया और घराट चलते पानी से हैं। इधर कुछ दिनों में देखा गया कि हिमालय क्षेत्र की कई जो इस तरह की स्ट्रीम्स थी वो सूख गईं।
तो आपने उन स्ट्रीम्स को भी रिवाइव करने का काम किया। तो थोड़ा-सा जी, क्या अपने इस स्ट्रीम रिजुविनेशन के बारे में सर बताएँगे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो एक हो रहा है, उसका जो हिमालय के क्षेत्र में सबसे जो अ, आसान सा एक जिसको कहते हैं कि जिसको तुरंत देखा जा सकता है, वो है कि हिमालयी क्षेत्र के जितने भी ये जो स्ट्रीम्स थे, वो सूख रहे थे और आपने उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की। तो कृपया उसके बारे में बताइए? देखिए हमेशा एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, जो सफ़रर होता है, जी, सफ़रर ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन ला सकता है। जी। और गाँव के लोग, हम जो कि गाँव के बीच में होते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हुँ, हुँ। और उसका तरीका शायद सबसे बेहतर हुँ, हुँ। हम इसलिए ढूँढ सकते हैं, जी, क्योंकि हम सफ़र करते हैं, हमें चाहिए सॉल्यूशन, और हमारा सॉल्यूशन बड़ा लोकल तरीके का होता है। जी, और ऐसा ही स्प्रिंग और स्ट्रीम के रिचार्जिंग में हुआ। जी, हम किसी बड़े विज्ञान पर नहीं जाना चाहते थे। देखिए, किसी भी स्प्रिंग में और स्ट्रीम में जो पानी आता है, ये जी, तो तय है कि ये कैचमेंट होते हैं, जहाँ वर्षा का पानी गिरता है, जी, पेड़ उस पानी को जड़ों से सींचते हैं धरती के नीचे, और वही स्प्रिंग के रूप में भी और स्ट्रीम के रूप में भी निकल जाता है। 2004-5 में हमने यह एस्टैब्लिश करने के लिए जो हम सोचते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की आइसोटोप टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया, कि पानी में जो प्रकृति का पानी होता है, उसके एनवायरमेंटल आइसोटोप्स होते हैं, और ये एनवायरमेंटल आइसोटोप्स जो है, ये रूट बता सकता है कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं, कि ये देखने के लिए कि वर्षा का पानी किसी जगह पड़ा, और क्या यही पानी स्प्रिंग में निकला नहीं निकला, इसको हमने स्टैब्लिश साइंटिफिकली किया। और अंततः ये हुआ कि हमने जब ये देखा, तो हमने जैसे पता चला कि इस धारे का पानी, इस स्प्रिंग का पानी इस कैचमेंट में आ रहा है, तो उस कैचमेंट को हमने ट्रीट किया, छोटे-छोटे बांध बनाए, छोटे-छोटे गड्ढे बनाए, वाटर होल्स बनाए। तो अंततः हुआ आश्चर्यजनक तरीके से कि वो पानी वापस स्प्रिंग में आया। यही चुनौती हमने स्ट्रीम के रूप में देखी। फिर हमने बड़ा काम करना शुरू किया कि जहां धारे स्ट्रीम सूख गई थी, छोटी नदियां सूख गई थी, वहां के जो कैचमेंट थे, उनमें जी, हमने जंगल समाप्त हो गए थे। हमको लगा कि जंगल वापस लाने के लिए हमें 10, 12, 15 साल लगेंगे, तो हमने वाटर होल बना दिए। ये 9-10 की बात है, 9-10 की बात है, 2009-10 की। और जी, हमने 1 हेक्टेयर में 300 वाटर होल 1 क्यूबिक मीटर के बना दिए। जी, आश्चर्य हुआ कि दूसरे साल में ही जहां पानी 70-80 लीटर पर क्यूबिक मिनट पहुंचा था, ये 1200-1400 में पहुंचना शुरू हो गया, और आज ये बड़ी नदी के रूप में चला गया इस 10-12 साल में। और ये प्रयोग देश में फिर सब जगह चला गया कि लोगों ने अपने कैचमेंट के लिए ट्रेंचेस बनानी शुरू की, वाटर होल्स बनाने शुरू किए। इसका और भी असर पड़ गया। असर ये पड़ा कि जब पानी उन जगहों में आ गया, वो जो जी, कैचमेंट, जो जलागम सूख गए थे, तो जी, स्वयं ही प्रकृति तो बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। प्रकृति ने वहां वृक्षों को जन्म देना शुरू कर दिया, और अंततः आज ये एक बड़े घने जंगल बन गए। घने जी, जी, जंगल ही नहीं बने, आपको आश्चर्य होगा कि हम जहां रहते हैं, वहां जी, लेपर्ड भी आता है, पोर्कुपाइन भी है, वाइल्ड बोर भी है, और हिरन भी है, क्योंकि पूरी फूड चेन भी वापस आ गई। और जी, ये जी, हम सबको मिला करके, और एक इकोसिस्टम जिसमें एक नदी थी, जंगल जी, थे, अन्य जीव थे, सब एक साथ वापस आ गए। और ये प्रयोग हमने फिर कई जगह जी, अ, जी, दोहराया, और सब जगह सब कुछ वापस आना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि इस प्रयोग की चर्चा आज, चाहे वो नमामि गंगे इसको बड़े रूप में ले रहा है, जी, नीति आयोग ने इस पे गंभीरता दिखाई है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने साइंस ऑफ नेचर को पढ़ा, समझा और जी, बिताया है। हम उस जी, विज्ञान के बीच में पड़े हुए और बड़े हुए, जो जी, प्रकृति ने दिया था, जी, जिसको हमने दरकिनार करके नए विज्ञान की तरफ गए, और ये बड़ा जी, प्रयोग अपने आप में जी। साबित हो गया। आपने एक नदी को भी पुनर्जीवित किया वहाँ पे जिसको लोग प्यार से हैस्को नदी अब कहते हैं। ये कैसे हुआ सर? अ,
यही मैं इसी की चर्चा अभी कर रहा था। ये जी, 44 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट लैंड था जहाँ से नदी शुरू होती थी। ये जी, नदी जी, पूरी तरह सूख गई थी और जब जी, इस नदी में पानी आने की चुनौती थी तो हमने यही किया कि इस पूरी नदी के जलागम में जहाँ जी, जंगल नहीं बचे थे, जी, वहाँ पे चेक डैम्स बना दिए, वाटर होल्स बना दिए, छोटे-मोटे जी, तालाब बना दिए और जी, फिर इसने जो चमत्कार किया जी, और वो नदी आज बड़े रूप में हमारे बीच में वापस आ गई और जब नदी आई, जी, ये 18 जी, गाँवों को फीड करती है और वाह! इसमें करीब 21 घराट भी वाटर मिल भी चलते हैं। क्या तो बात है एक सर! आर्थिकी भी आ गई, जी, पारिस्थितिकी भी आ गई जी, और आप पूरे जीवन अन्य जीवनों को आपने जी। वापसी दे दी और ये देश का प्रयोग बना हुआ है, जिसको कि आज देश के कई हिस्सों में सीधे-सीधे अपना लिया गया है। एक चीज़ सर, जब कल मैं, चूँकि आज ये सेशन था तो मैंने सोचा कि आपके बारे में थोड़ी-सी और जानकारी इकट्ठी की जाए, तो मैं आपके कामों को दे के बारे में देख रहा था। एक चीज़ जो बहुत मुझे सुखद आश्चर्य लगा, वो था आपका कि आपने जिस तरह से मंदिरों को राज़ी किया गाँव के प्रोडक्ट को प्रसाद के रूप में बनाने के लिए। ये कहाँ से ये अनोखा उपाय है, और ये मतलब जिसको कहते हैं कि जिसका कोई जोर नहीं है, बेजोर सा उपाय है सर। ये कहाँ से दिमाग में आया और अभी क्या इस प्रयोग का क्या नतीजा चल रहा देखिए है सर? ऐसा है कि पहली बात जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी जिसे हम हमेशा झेलते हैं कि हम लोकल उत्पाद पैदा करते हैं लेकिन उसके लिए जी, बाजार नहीं होता। जी, तो हमारा मानना था कि खाली उत्पाद के प्रति गंभीर ही नहीं होना है, हुँ, बल्कि उसका अनोखा बाजार भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने फिर कहा, परंपराओं से सीखा था कि जब भी कभी किसी गाँव में अनाज पैदा होता है, तो सबसे जी, पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। वो बिल्कुल, परंपरा खत्म हो चुकी। तो वो जी, परंपरा हमारा सूत्र थी और जी, हमने उसी सूत्र का प्रयोग किया और हमने एक मुहिम शुरू की, 2002-3 से ये मुहिम शुरू की। हमने जी, कहा कि जो भी अनाज स्थानीय है, जी, उस अनाज में वैल्यू ऐड करो, उसके लड्डू-वड्डू हुँ, हुँ, बनाओ हुँ, और हुँ, उस लड्डू को आप बेचिए हुँ, और हुँ, गाँव के लोग का अनाज है, गाँव की महिलाएँ उसे वैल्यू ऐड करेंगी और हुँ, हुँ, वही प्रसाद के रूप में हो जाए। तो ये प्रयोग कई तरह से चल रहा था पर वैष्णो देवी में सबसे पहले इसको किया। जी, वैष्णो जी, देवी में मक्का बहुत पैदा होता है उस पूरे इलाके में, तो जी, उन जी, प गाँव परथल गाँव वहाँ नीचे है, वो बड़े हमेशा निराश रहते थे, इतना बड़ा हमारा मंदिर, हमारा कोई रोज़गार नहीं है। तो हमने हुँ, हुँ, वहाँ की महिलाओं से, श्राइन बोर्ड से बात की और जी, उनको जी, मक्के के लड्डू बनाना शुरू करवाया। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्रयोग रहा 3-4 से लेके आज तक। वहाँ पे महिलाएँ उसका वैष्णवी महिला दल है, लड्डू बनते हैं, फिर वो वैष्णो देवी में नीचे जाके प्रसाद वो बिकता है। 10 लोग तो उसको ढोने का काम करते हैं। कई तरह के रोज़गार जुड़ गए और करीब 30-40 लाख रुपया पर ईयर का टर्नओवर है, इसी को देखा-देखी। वहाँ पे एक और जी, बड़ा मंदिर है शिव खोड़ी। जी, बिल्कुल, वहाँ पे भी महिलाओं के दल ने लड्डू बनाना शुरू किया, 2006 में उन्होंने शुरू किया था और आज तक वो चल रहा है। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी हमने बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ी, लोगों को समझाना पड़ा, गाँव को भी तो मंदिरों को भी, कि आप जी, अपने उत्पाद को बढ़ाइए। अब आज मतलब 2018-17 में तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया टर्नओवर केदारनाथ का था, 26-27 लाख रुपया बद्रीनाथ का था। और इसी के साथ सरकार ने भी घोषणा की अब अगर आप मनसा देवी जाएँगे, तो मनसा देवी हुँ, में भी आपको स्थानीय लोग और अभी एक बड़ी कोशिश है कि जितने मंदिर हैं, उनमें स्थानीय प्रसादों पर जोर होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। बाज़ार जैसी चुनौतियाँ गाँव वाले ना झेलनी पड़े। जी। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। पुराने समय में जिस समय मंदिर जो है वो केवल आस्था के ही केंद्र नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल हमारे जीवन का बहुत सारा चीज़ उन मंदिरों के आस-पास गुज़रता था। तो आपने ये इस काम की तो मैं सर जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। ये अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अ अ अ, चमत्कारिक ये प्रयोग आपने किया है, और ये अगर आप ये भारत के सारे मंदिरों में अगर इस तरह से ये प्रयोग चालू हो जाए, तो स्थानीय लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त एक जो इकोनॉमी है उनकी, जो उनका रोज़गार है वो चलेगा।
सर चूंकि आपने कहा कि महिलाएं जो हैं इससे उनको बहुत फायदा हुआ, और एक चीज है सर कि जो जो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो एक सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, और इसके कारण जो इल इफेक्ट्स हो रहे हैं, अ, उसमें कई बार जो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है वो महिलाएं ही हैं। तो क्या सर इस संदर्भ में भी आप कुछ करने की सोच रहे हैं? और अब किस तरह से इस क्लाइमेट चेंज, हालांकि ये एक बहुत बृहद विषय है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन क्या किस तरह से इसके मिटिगेशन के लिए कुछ लोकल स्तर पे काम किया जा सकता है, जिस तरह के काम आप कर रहे हैं? क्या इससे कुछ फायदा हो सकता है सर? देखिए देखिए ऐसा है कि इसको दो नजरिए से देखें, एक ग्लोबल लेवल और एक लोकल लेवल। जी। ग्लोबली जिस तरह से ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज की और जिस तरह से जीवन शैली हुई, उसने एवरेज टेम्परेचर को काफी आगे बढ़ाया। और उसका जी। पहला और ज्यादा खतरनाक असर अगर किसी चीज पर पड़ा तो हिमालय पे पड़ा है, जी। क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का बढ़ने का बहुत कुछ मतलब हिमालय में होता है। देखिए, अब इसको ऐसे समझें कि ग्लोबल फैक्टर के साथ उसी को एग्रेसिव और एग्रीगेट कर देता है लोकल फैक्टर। अगर जी। लोकली हम किसी तरह से सजग हों, लोकल एनवायरनमेंट को फिर भी मेंटेन और बना के रखें, तो जी। हम कम से कम उन परिस्थितियों से कुछ हद तक जूझ सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो चुकी है। जी। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी देश में, लेकिन अब इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी भी आ गई है। इकोलॉजिकल जी। डिस्पैरिटी से मेरा मतलब है कि जब भी कभी बड़ी गाज गिरती है प्रकृति की, वो गांव के ही सर पे पड़ती है। अब अगर आप जी। पिछले 3 दशकों से देख लें उठा के कि जी। जब बड़े बड़े फ्लैश फ्लड आए हों या जो भी घटनाएं घटी हों, उनमें भी सफरर गांव के ही लोग। तो जी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के साथ इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी, और इसका सॉल्यूशन भी इसी में छुपा है कि अगर जी। आप लोकल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे तो लोग रिसोर्सेज ग्रो करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो कम से कम लोकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे। क्योंकि बिल्कुल। जब जंगल कट जाएंगे, नदियां छोटे मोटे गाड़ गदेरे सूखे हो जाएंगे, तो वो लोकल इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। लोकल जी। इकोसिस्टम को सपोर्ट क्या करेगा कि मैं अपने जंगल पनपा रहा हूं, मैं अपनी खेती बाड़ी को, अपने डोमेस्टिक एनिमल, इन सबको कर रहा हूं, तो लोकल जो इकोलॉजी है वो बनी रहेगी और बहुत ढेर सारी लोकल इकोलॉजी, एक जी। मैक्रो इकोसिस्टम बनता है जो जी। काफी हद तक मिटिगेट होने का पे एक बड़ा रोल करता है। और तभी जी। संभव है कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी पर काम किया जाए। और इकोलॉजी जी। इंक्लूसिव इकोनॉमी ये कहती है कि लोकल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, इसलिए हमारा नारा है लोकल नीड मीट लोकली। जी। और ये शायद हमको इकोसिस्टम पर डिपेंडेंस बढ़ाने की बात करता है। जितना देखिए, विडंबना क्या है, जो लोग रिसोर्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो रिसोर्स के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो सिर्फ उस रिसोर्स को लेते हैं और उसको यूज करके बड़े बाजार में ले जाते हैं। और जो जी। रिसोर्स ग्रो कर रहे हैं उनके हाथ में इकोनॉमी नहीं है, तो जी। दोनों सफर करने वाले हैं। कल जी। रिसोर्स नहीं मिलना और ये रिसोर्स ग्रो नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे। तो इसलिए इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी एक बड़ा जी। फैक्टर इस देश की इकोलॉजी के ऊपर बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और यही क्लाइमेट, और मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बैठकें जी। तो जो कुछ भी निकाल के लाएंगी वो बात एक है, लेकिन क्लाइमेट इश्यूज पे इस देश दुनिया के ग्रामीणों को जोड़ना जरूरी है। वही इसका उत्तर लाएंगे और कोई नहीं ला सकता। तो ये किस तरह से सर उनको जोड़ा जाए, क्या किया जाए इसके लिए सर? आप लोकल इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी नॉलेज डिसेंट्रलाइज करिए, वो अपना उत्पाद पैदा करें, अपना बेहतर बाजार हो, बेहतर इकोनॉमी की, गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। बेहतर जी। रिसोर्सेज होंगे, अच्छे जंगल होंगे, अच्छा पानी होगा। आप देखिए, एक जंगल, एक पानी की भरपूर मात्रा तापक्रम जी। पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली जो लोकल एनवायरनमेंट होता है वो मेंटेन होता है। अभी क्या है, जी। मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर जी। अगर दिल्ली में 40 है तो देहरादून में जी। कितना है, 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड है। छह जी। छह का अंतर इसलिए आया कि वी आर रिच विद द फॉरेस्ट, वी आर रिच विद द वाटर। जी। तो यही गांव गांव को जोड़ के देख लीजिए,
तो उसका एक जी, मेगा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, पर बिल्कुल। बशर्ते ये है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ लेके चले। मतलब ऐसा ना हो कि आपने रिसोर्स तो गाँव से लेते हैं, लेकिन उनकी जी, इकोनॉमी उससे मजबूत नहीं होती। तो जी, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी सबसे बड़ा आंसर है इसका। जी। एक बात और बताएँ सर, जैसा आपने कहा कि आप और हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि आप नमामि गंगा को भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग दे रहे हैं। तो सर उनके साथ किस प्रकार का सहयोग किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि उसको 2 तरीके से मानिए, अभी बैठक भी हुई थी देहरादून जी, में। नमामि गंगे के जो नए डीजी आए हैं, जी, अशोक जी, वो ज़रा बड़े इकोलॉजिकल हैं जी, और उन्होंने उस नदी को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कई बार उसको देखा है। उस जी, नदी के प्रयोग को वो देश भर में ले जा रहे हैं और जी, गाँव को जोड़ने की एक कर रहे हैं और उस नदी से जो पानी निकला, उसको हुँ, वो हुँ, अर्थ गंगा जो एक कार्यक्रम है, उसके जी, साथ जोड़ने के बारे में चिंतित है। जी, दूसरी बात ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी हमने रिसोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, जी, उसको भी हम गंगा बेसिन में गाँव के बीच में बाँट रहे हैं और वाइल्ड जी, लाइफ जी, इंस्टीट्यूट हमारा पार्टनर है उसको ले जाने के लिए, जो जी, उन विज्ञान, तकनीकी, टेक्नोलॉजी को ले जा रहा है। तो जी, इस तरह से नमामि गंगे के साथ हमारी भागीदारी है। जी। सर पिछले 2 सालों से हम इस कोविड महामारी से को झेल रहे हैं। बहुत चीज़ों को देखने का और सोचने का नज़रिया बदला है। अ, एक चीज़ हमने देखी है कि जब पहले तो गाँव से शहरों की ओर पलायन होता था और फिर जब ये कोविड हुआ तो हमने देखा कि शहरों से पुनः गाँव की तरफ पलायन हो रहा है और अब कोविड की स्थिति सुधरी तो फिर से शहरों की तरफ। तो ये जो आना और जाना कंटिन्यू लगा हुआ है, ये किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है? हालाँकि आपने कहा कि गाँव के रिसोर्सेज़ को डेवलप करें, लेकिन किस तरह से करें और ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है। तो क्या इसके बारे में कुछ रोड मैप आपने सोचा है कुछ करने की इस दिशा में? देखिए ऐसा है, ज़रा एक तो बड़ी समझ ये बनानी होगी हमको। मैं तो कोविड को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ और जो हमने कहा कि हमने कोविड के दंश को झेला होगा। जी, सच बात तो ये है कि कोविड प्रकृति का दूत था, जिसने हमको जो हमारी गाड़ी बिदक गई थी, उसे पटरी में लाने का संकेत दिया कि अगर आप सीमाएँ तोड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे? जी, क्योंकि कोविड किसी भी कारण से आया हो दुनिया भर में किसी देश के किसी कोने में चाहे वो भोजन के रूप में, चाहे बायोलॉजिकल टूल के रूप में। हवाई जी, जहाज नहीं होते तो सारी दुनिया में नहीं पहुँचता। हवाई जहाज बिल्कुल। कौन लाया? मनुष्य हुँ, हुँ। लाया। जी, और दूसरी बड़ी बात ये है लेकिन उस कोविड ने ये तो बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो नहीं प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसने बिल्कुल। अमेरिका, स्पेन, इटली, भारत सारे देशों को घुटने में बैठा दिया। एक ये जी, शिक्षा ली जानी चाहिए। नंबर 2 देखिए सब कुछ रहा होगा बंद, दंश लग गया होगा, पर क्या आपको पानी नहीं मिला पीने को? क्या आपको प्राणवायु नहीं मिली? क्या भोजन नहीं आया आपको? हम सबने खाया है। जी, तो मतलब प्रकृति ने आपको दिया। आपके जी, जीवन को जीने की आवश्यकताएँ आपकी पूरी की प्रकृति ने जी, और वही महसूस कराना चाहती थी प्रकृति या कोविड के जी, रूप में कि जी, आपकी जो सबसे बड़ी आवश्यकताएँ जीने की हैं, जी, वो आपको मिली और बाकी उसने ठप कर दिया जी, और वो भय था, जो दिल्ली से लोग दौड़ते हुए गए और वहाँ पहुँचे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मैं बताऊँ कि अभी बहुत से लोग नहीं गए। हम उनकी जी, तरफ हम इशारा कर रहे हैं जो गए। लेकिन मैं जी, आपको बता दूँ एक बड़ी संख्या है, जिन्होंने पहाड़ में रह के ही, गाँव में रह के ही अपने लिए उद्योग खोजने शुरू कर दिए। क्योंकि हुँ, उनकी समझ ये अवश्य बन गई होगी कि आने वाले समय में इस तरह की बड़ी घटनाएँ घटेंगी। तो इसका एक बेहतर पहलू ये भी है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए और वो बाँटना भी चाहिए। उन सब के बीच में जो शहरों के बीच में कहीं अपने लिए कुछ रोज़गार ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। जी, अब सवाल ये बड़ा पैदा होता है जी, कि हम लोगों को कैसे बनाएँ और सिखाएँ? जी, देखिए, ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बताई जाती हैं, ना सिखाई जाती हैं। वो अपने आप प्रकृति सिखाना शुरू करती है और ऐसा ही होगा। जब प्रकृति बड़े दंश देने शुरू करेगी, हम सब स्वतः ही एक बड़े
जब कष्ट में पहुंच जाएंगे तब हम जी, संभलने शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप और मैं इसको वॉच करें, और प्रकृति सिखाती है उस जो यहाँ कोविड के मारे यहाँ पहाड़ में रुक गए, वो आपने मैंने नहीं रोके, उनकी समझ ने, उनकी परिस्थितियों ने उनको यहाँ रोक दिया। और जो चले जी, गए, उनकी परिस्थितियां क्या रहेंगी, उन्होंने सोचा वहां बेहतर है। लेकिन ये जो व्यवहार है, ये समय सिखाता है, जी, और ऐसे ही दंश लगते रहे तो आने जी, वाले समय में हम बड़े कष्ट में जाएंगे। और जब जी, कष्ट में जाएंगे तो सब हमारी घर वापसी तो तय होगी ही होगी। और जिस तरह से तापक्रम बढ़ रहा है, जी, जी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग जी, घर के सुख को कैसे नकार सकते हैं। तो जी, मैं उसको प्रकृति पर छोड़ देता हूँ, उस जी, व्यवहार पे छोड़ देता हूँ जो मनुष्य का होता है, और जी, ऐसे निर्णय स्वयं लेते हैं लोग। ये मेरा जी। मानना है। अ, मुझे पता है कि आप पहले से ही आपको कहीं जाना है, आपने मुझे बताया था, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये आखिरी सवाल है सर, कि आपने हेस्को की स्थापना की और वो इतने दिनों से वो काम करता आ रहा है। अभी समय की बात हुई। अगले 5 सालों में हेस्को कौन किस-किस तरह के काम क्रियान्वित करने जा रहा है? 5 सालों में आप हेस्को के कार्य को कहाँ तक देखते हैं सर? एक तो बड़ी बात ये है कि देखिए, हेस्को ने इतने सालों में जो भी काम किया, निचोड़ उसका ये है जी, कि हम जी, इसको एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो प्रकृति के प्रशिक्षण देगा। जी, आने जी, वाले समय में स्कूलों में जैसे दून स्कूल के साथ हमारा जी सर। एमओयू हो रहा है, या जी, हमारा भागीदारी हो रही है जी, वेलम गर्ल्स के साथ, या जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, इनके जी, प्रयोग को, और इसी तरह ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी हुँ, जैसा मुद्दे जी, को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और जी, इसके साथ ही हम प्रकृति के विज्ञान को परोसेंगे, बाँटेंगे, और प्रकृति के लिए काम करेंगे। एक ऐसी स्थायी इकोनॉमी के ऊपर हम जी, निर्भर होंगे जी, जो इकोसिस्टम को केंद्रित होगी, जी, और वो इकोनॉमी केंद्रित नहीं होगी। इकोसिस्टम केंद्रित इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। और जैसे कि मेरा और है व्यक्तिगत पहाड़ के और हिमालय के प्रति, हिमालय के मुद्दों को देश दुनिया में आगे बढ़ाने और बांटने की कोशिश, यह जताते हुए कि हिमालय नहीं होगा तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। ये कोशिश होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों बिंदुओं पे चर्चा की और आपका कार्य अपने आप में अद्भुत है। ख़ास करके जो आपने जो लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने का जो काम किया वो अपने आप में बहुत अ, अद्भुत है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और कि आप इसी तरह से ये जो आपका कार्य है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, ये करते रहें और जिससे पूरे मानव जाति को अ, फ़ायदा होता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबको प्रणाम, जितने लोग उपस्थित हों। जी। अ, तो दोस्तों ये थे पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जो कि बात कर रहे थे कि किस तरह से जो लोकल इकोनॉमी है उसको सस्टेनेबल और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विभिन्न आयामों को पकड़ के अ, एक अ, एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा इकोनॉमी डेवलप किया जाए जिससे समाज का भला हो, जो कि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय रूप से ही हल करने की कोशिश करे। अ, आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, आपने हमारे साथ उनको सुना उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 11वीं सीएमएस वातावरण इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल फोरम जो है, वो वर्चुअल मोड पे, हाइब्रिड मोड पे हो रहा है यहाँ पे। और जो इसकी फ़िल्में हैं और इसके जो इस तरह के कार्यक्रम हैं वो आप 23 तारीख तक इंडिया साइंस के ओटीटी चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जाएँ वहाँ और देखें। इसी तरह से कल सुबह भी हम साढ़े 11 बजे फिर से मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। कल शाम 4 बजे अ, हम फिर एक बहुत ही अनोखे फ़िल्म मेकर के साथ एनवायरनमेंटल फ़िल्म मेकर से बात करेंगे और कल शाम साढ़े 6 बजे हम फिर बात करेंगे अ, एक ऐसे पॉलिसी मेकर्स जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो विभिन्न आपदाएँ आ रही हैं उसके बारे में वो बात करेंगे कि किस तरह से उससे निपटा जाए, उसके लिए क्या तैयारी है। तो कल बहुत ख़ास दिन है। ये आप
आप तीनों प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िए। जो फ़िल्में हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पे हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हैं, जो सस्टेनेबल इकोनॉमी पे हैं, वो आप इंडिया साइंस के ओटीटी चैनल पे 23 तारीख तक बिल्कुल आप जाएँ और देखें उसको। अ, और अंत में मैं फिर से एक बार हमारे पार्टनर्स इंडिया साइंस, जो कि एक डीएसटी और विज्ञान प्रसार का इनिशिएटिव है, उसको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ आए और उन्होंने अपना प्लेटफ़ॉर्म दिया हमें। इसके साथ-साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एमओईएफसीसी का, जो वन एंड पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके अलावा वन मंत्रालय हरियाणा सरकार का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हरियाणा। मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अ, चितकारा यूनिवर्सिटी का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईयूसीएन सीईसी का, कैनेडियन हाई कमीशन इन इंडिया का, और भी जितने भी हमारे जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमको अ, मदद की ये कार्यक्रम आप तक लाने का। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से मिलेंगे आपसे यहीं पे 11:30 बजे, तो जुड़िएगा ज़रूर। धन्यवाद। शुभ रात्रि।